हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स में इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग स्टैट्स 1 भी कहते हैं, उसके पेपर में आज हम लोग चैप्टर 1 के थर्ड क्लास में हैं। चैप्टर 1 में इतना कुछ नहीं पढ़ाया गया है आपके बुक में, बेसिक्स में, डिवोर बुक में, इसलिए हम लोगों को कुछ अलग से सिलेबस ऐड ऑन करना पड़ता है बेसिक्स का, ताकि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, मीडियन। मीडियन से रिलेटेड है आज का क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। हमने एवरेज स्टार्ट किया है, एवरेज में मीन हो चुका है। और आप अच्छा होगा कि हाउ टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स देख लें, या फिर फर्स्ट हमारा लेक्चर देख लें। इतना सब कुछ करते हुए आएगा तो थर्ड लेक्चर में आपको ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी के साथ समझ में आएगी बात। तो लास्ट क्लास का मीडियन रिवाइज कराना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी आज का क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स आपको समझ में आएगा। अगर आपने रिवाइज किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं रिवाइज किया तो यहाँ देखो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मीडियन। मीडियन को बोलते हैं ME, या फिर एक्स के ऊपर क्या दे देते हैं, वेव लाइक साइन। तो मीडियन को तीनों टाइप की सीरीज में पढ़ना है हमें, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में। तो इंडिविजुअल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। और मीडियन क्या होता है, तो मीडियन जो होता है ना, वो डेटा का बिल्कुल मिडिल वैल्यू होता है, एग्जैक्टली पोजीशन में मिडिल, नॉट वैल्यू वाइज मिडिल बट पोजीशन वाइज मिडिल। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मीडियन हो जाएगा n+1/2th टर्म। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हो जाएगा n/2th, और फिर एक नेक्स्ट वाला n/2+1th और by 2। तो ये मैंने बताया था, क्योंकि ऑड में देखो ना, ये लास्ट से अगर आपने कैंसिल किया, फर्स्ट, लास्ट, फिर सेकेंड, सेकेंड लास्ट, सबको कैंसिल करते चले जा रहे हो पेयर में, थर्ड, थर्ड लास्ट, तो बीच में बचा 6। तो ऑड में तो एक टर्म बच जाता है, लेकिन इवन में क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट को लास्ट से कैंसिल किया, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से कैंसिल किया, तो बचते हैं 2। तो 2 का एवरेज के लिए n/2th और प्लस n/2+1th टर्म करना पड़ेगा by 2। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो फॉर्मूला एक ही यूज होगा क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के लिए। ये n+1/2th वाला लॉजिक आपको याद रखना है इंडिविजुअल के लिए। डिस्क्रीट में बताया था मैंने, वही चलता है n+1/2th, लेकिन ढूंढते कहाँ है, तो CF कॉलम में। x था, f गिवन होगा, फिर हम लोग उसका CF बनाते, याद होगा 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। पहला तो कॉपी हो जाता है, उसके बाद से इन दोनों का सम, उसके बाद से इन दोनों का सम, उसके बाद से इन दोनों का सम, और जो लास्ट वाले होते हैं वही यहाँ होती है, उसको n में पुट कर देते हैं। आज भी करेंगे क्वार्टाइल्स में तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन है उसमें भी मीडियन करना ही है हमें। कॉन्टिन्यूस में बताया था कि पहले मीडियन क्लास ढूंढना होता है हमें, n/2th क्लास। n होती है CF की लास्ट वैल्यू, उसको बाई 12th करेंगे, 12th आ गया। अब 12th तो कहीं दिख नहीं रहा CF में, तो 6 के बाद 14 है, यानी 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14th, ये सारे जो पोजीशन है ना, उस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 20 से 30 के बीच की वैल्यूज आ रही हैं। और इसी में कहीं 12th भी होगा, इसीलिए इसको कहते हैं मीडियन क्लास। समझ में आई बात? जब मीडियन क्लास मिल जाए तब फॉर्मूला हमारा बनता है L+n/2 - CF/f/h। अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, अभी रिवीजन करा रहे हैं, वो आप जब सेकंड क्लास लेना तब नोट करना, या थर्ड क्लास में जब पढ़ाएंगे तब नोट करना। ध्यान से सुनो, L+n/2 - CF। अब L क्या होती है, तो इसी मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, जैसे 20, n/2 तो 12 निकाला था, वो n/2। CF होती है एक पहले वाले क्लास की वैल्यू, लाइक 6, और f होती है उसी क्लास की वैल्यू 8, और h होती है उस क्लास की हाइट, यानी कि 10। इन सब को पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी है कि मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब देखो ना, एक्सट्रीम में 2 है, 95 है, या कि 1 है, 80 है, इससे क्या फर्क पड़ता है, पोजीशन तो अभी भी 12 का वही है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज ज्यादा अफेक्ट नहीं करते किसको, मीडियन को, लेकिन मीन को अफेक्ट करेगा। मीन में तो सबका सम होता है, तो अगर एक भी वैल्यू बदलेगी तो मीन भी चेंज होगा, लेकिन मीडियन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो ये इतना किया था हमने। फिर उसके बाद से क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स का आइडिया लिया था कि व्हाट आर क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल क्या होता है बच्चे, अगर किसी चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में एक बार कट मारेंगे, फिर इसको कट मारेंगे, फिर इसको कट मारेंगे। दिस इज Q1, Q2, Q3। Q2 अब देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसकी जगह पे मीडियन आ चुका है।
मीडियन भी तो पोजीशन वाइज मिडिल होता है, Q2 भी मिडिल होता है। तो इसलिए Q2 आपको ज़्यादातर आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी बुक में पढ़ोगे तो Q1 और Q3 मिलेगा। Q1 को कहते हैं लोअर क्वार्टाइल और Q3 को कहते हैं अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल इसलिए क्योंकि यहाँ तक 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग कवर करते हैं और Q3 तक हम लोग 75% डेटा को कवर करके जा चुके होंगे। तो Q3 को अपर क्वार्टाइल, Q1 को लोअर क्वार्टाइल। परसेंटेज के टर्म में 25-75 या फिर फ्रैक्शन के टर्म्स में n/4 और 3n/4। समझ में आ गई बात? डेसाइल्स में अब आपको पता ही है, डेसी मतलब बाई 10, 10th पार्ट। तो 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, लास्ट वाला तो D10 होगा ही होगा। तो D1 तक का मतलब है n/10, D2 तक का मतलब है 2n/10 डेटा कवर अप हो जाएगा, या ये पोजीशन होगा 3n/10, लाइक दिस वे। परसेंटाइल्स में क्या है, P1 100 होंगे परसेंटाइल्स में, तो पहला जो होगा वो P1 कहलाएगा, जो सेकंड डेटा होगा वो P2, थर्ड, इस तरीके से P100 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। अब आज इनके ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। तो देखो बच्चे, जैसे हमने लास्ट क्लास में मीडियन पढ़ा था ना इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में, वैसे ही क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इन सबको बोलते हैं पोजीशनड वैल्यूज। क्या बोलते हैं? पोजीशनड वैल्यूज। पोजीशनड वैल्यूज जो पोजीशन से पता लगते हैं। तो क्वार्टाइल में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में बच्चे क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा? जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2, 7, 15, 9, 6, 10 और फिर है 18। कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7। ठीक है, कितने भी टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब n कितना है यहाँ पर? इसमें आपको निकालना है मीडियन, क्वार्टाइल, Q3, ठीक है, और D1, D3, D7, P4, P28, P83, कुछ भी हो सकता है P में। इस तरीके से कोई भी, अगर इतना निकाल लेते हो तो आपको कोई भी वैल्यू निकालने आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकालने के लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी होता है। तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मिलेगा हमें 2, 6, 6 मिलेगा, 6 के बाद 7, फिर 9, फिर 10, 15, 18। हाँ जी, तो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आ गया हमारे पास। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज n+1/2th टर्म। ये आपको टेक्निक याद करना पड़ेगा कि n में हमेशा +1 करते हैं और /2th। /2 क्यों? क्योंकि मीडियन हमेशा मिडिल में होता है। तो मीडियन जो है वो 2 पार्ट में डेटा को डिवाइड करेगा, एक मीडियन से पहले और एक मीडियन के बाद, बिल्कुल हाफ हाफ में, इसलिए /2 लगता है। ठीक है, तो ये पोजीशन पहले पता लगाना है। तो मीडियन का पोजीशन हो जाएगा, n कितना है देखो तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पुट करेंगे तो 7 + 1/2th टर्म, यानी 8/2 कितना हो गया? 4th टर्म। 4th टर्म देखोगे तो काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 4th मिल गया 9। तो मीडियन आ गया 9। इसी तरीके से हम लोग क्वार्टाइल देखेंगे। Q1 तक कितना डेटा कवर अप होता है? n/4। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे n+1/4, क्योंकि ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में +1 करना जरूरी होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हम लोग +1। तो अब इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए n+1/4। 4 किस लिए? देखो मीडियन था तो 2 और क्वार्टाइल है तो 4, परसेंटाइल होगा तो 10,
सॉरी 100, डिसाइल होगा तो 10, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर n हो गया 7+1/4 टर्म। तो अगर देखोगे तो 8/4 कितना आ गया, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या है, 6 है, तो क्वार्टाइल इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से हम लोग Q3 निकालेंगे। तो Q3 तक बच्चा देखो ना, ये Q1 और Q3 तक पोजीशन कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3n/4, यहाँ तक n/4, यानी Q3 में हो जाएगा 3 × n+1/4 टर्म। तो 3 n कितना हो गया, n है 7 + 1/4 टर्म। पूरा सॉल्व करने के बाद TH लगेगा, ये नहीं कि 3 × वो वाला टर्म कर देना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 3 को बाहर ले लेते हैं और उस टर्म में, कई बच्चे ये समझते हैं कि अरे इसी का 3 टाइम्स होता है तो 6 का 3 टाइम्स कर दो 18 हो गया। नहीं बच्चे, पोजीशन होता है 3 टाइम्स, वैल्यू नहीं होती 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6th टर्म आ जाएगा। अब 6th टर्म देखना जरा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 15, तो Q3 आ गया हमारा 15। अभी तक तो सब कुछ होल नंबर में आ रहा है, जैसे 6th टर्म, कोई डेसिमल नहीं आ रहा, पॉइंट वगैरह। देखते हैं कहीं डेसिमल परसेंटाइल्स में आ जाए, तो वो भी एक टेक्निक होता है, डेसिमल वाले पोजीशन को कैसे पता लगाएंगे वो भी बताएंगे। देखते हैं और क्या क्या, और डिसाइल में क्या क्या मैंने बोला, D1 D3 D7। देखते हैं, एक D1 हम निकालेंगे, फिर D3 और D7 बच्चे आपको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, बी रेडी, आपको भी मौका मिलेगा करने का। D1 के लिए बच्चे आपको पता है कि D1 का जो पोजीशन होगा वो n+1/10th पोजीशन हो जाएगा। n है 7 7+1/10th पोजीशन। अब ध्यान दे, आ गया डेसिमल 8/10 यानी कि 0.8 टर्म आ गया। अब 0.8 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। 0.8 टर्म का मतलब होता है 0 पोजीशन पे जो टर्म है और प्लस 0.8 इंटू नेक्स्ट वाला, 0 पोजीशन के नेक्स्ट वाला कौन होगा, फर्स्ट टर्म, माइनस उसके पहले वाला 0th टर्म। ये होता है फॉर्मूला। यानी ध्यान से सुनो, अभी 0.8 आया ना, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन होगा, मान लो यहाँ पे 2.8 होता, तो सेकेंड टर्म और प्लस 0.8 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड करते। समझ में आ रहा है आपको तरीका कैसे फॉर्मूला बनता है? अच्छा, वो दूसरा कराएंगे, उसमें रिपीट करेंगे, अभी 0 है ना इसलिए कंफ्यूज कर रहे हो। 0th टर्म मतलब स्टार्टिंग का, कुछ है ही नहीं। इसको भी हम लोग फर्स्ट, सॉरी कहाँ गया, इसको भी हम लोग फर्स्ट टर्म ही मानेंगे। तो 0 पोजीशन पे तो 0 ही लेंगे और फर्स्ट टर्म पे 2 लेंगे। तो ध्यान से सुनो, 0 पे 0 लेंगे और फर्स्ट टर्म पे 2 लेंगे। 0 पे तो 0 ही है, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 0.8 यानी कि 1.6 आ गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी D1 की वैल्यू। अब एक था D3, अभी समझ में आ जाएगा, हम इसको फिर से समझाएंगे। D1 को 0th आ गया ना, D3 है और D7 है। D3 देखते हैं, D3 में देखना, D7 फिर आपको निकालना होगा। D3 में क्या आ जाएगा, n+1/10 इंटू 3 और फिर पूरे पे लगाएंगे TH, यानी कि 3 इंटू 7+1/10। 7+1/10 कितना हो गया, 8/10, 0.8, 0.8 इंटू 3 मतलब 2.4 टर्म। अब आपको समझ में आएगा, इसमें 2 को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीजर है, और 0.4 को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ, तो 2.4th टर्म को ढूंढने के लिए इंटीग्रल यानी कि 2th टर्म और प्लस जो फ्रैक्शन पार्ट आता है ना, वो आ जाएगा 3th टर्म और माइनस 2th टर्म। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वाले में से करंट पोजीशन को माइनस कर देना है। फॉर्मूला समझ में आया? तो अब बताओ कि सेकेंड टर्म में क्या है, 6 है और थर्ड टर्म में 7 है, दिख रहा है आपको? तो सेकेंड टर्म में आ गया 6 और प्लस 0.4, 7 माइनस 6, तो ये आ गया 6 + 0.4, 7 - 6 यानी कि 1,
ये आ गया 6.4, खुद ही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब जरा आप D7 या D8 है, क्या है, D7 है ना, ये आप खुद निकालो। 1 मिनट का समय दे रहा है, आप D7 निकाल सकते हो, निकालो। D7 कुछ बच्चों का 7 आया है, तो चलो देखते हैं कि कैसे आ रहा है, सही है या नहीं। तो D7 के लिए तो सबसे पहले 7 इंटू n प्लस 1/10th टर्म करेंगे। तो ये आ गया 7 इंटू, यहाँ पर 7 प्लस 1/10, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8 हो गया, और 8/10 हो गया 0.8, 0.8 इंटू 7, 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये आ गया 5.6 टर्म। अब 5.6 टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस 0.6 इंटू सिक्स्थ माइनस फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, और सिक्स्थ है 15, तो 10 और 15 को यूज करना है। यहाँ पर आ गया 10 प्लस 0.6, 15 माइनस 10, ये आ गया 10 प्लस 0.6 इंटू 15 माइनस 10 कितना हो गया 5, 5 6 जा 13, तो 10 प्लस 3 13 आ रहा है बच्चे, आपका 7 कैसे आ गया, कहाँ गलती हुई बताओ मुझे। नहीं नहीं, नेक्स्ट वाला हमेशा लेते हैं, देखो ना, बताया तो था। अगर ये सेकंड टर्म है तो थर्ड माइनस सेकंड किए थे, अगर ये 0th टर्म है तो फर्स्ट माइनस 0th टर्म किए थे। ठीक है, हम्म। अब नेक्स्ट वाला क्यों करते हैं, अगर आप ज़्यादा ये जानना चाहते हो, वैसे ये ज़रूरी नहीं है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पर 10 था, नेक्स्ट था 15, ये था फिफ्थ पोजीशन और ये था सिक्स्थ पोजीशन। अब इसके बीच में मान लो कि पूरा है 1 यूनिट का लेंथ, 1 यूनिट का लेंथ है, मुझे 0.6 चाहिए, 0.6 तक जाना है। तो यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, गैप कितने का है, 10 से 15 में गैप कितने का है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। तो ऐसे लिखेंगे कि 1 मीन्स 1 पोजीशन का जो गैप है, 1 पोजीशन गैप, देखो ना फिफ्थ और सिक्स्थ, उसके बीच में एक ही पोजीशन का गैप है ना, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट सिक्स्थ आ रहा है, 1 पोजीशन गैप इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो हमें जाना है कितना आगे, 0.6 जाना है, तो 0.6 पोजीशन गैप इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6, यही हो जाता है 3, वही गैप है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 लगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम 10 पे हैं, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। लेकिन ये हर बार यूनिटरी मेथड ना लगा करके इसी को फॉर्मूला बना दिया गया, ये देखो ना, फ्रैक्शन इनटू दोनों के बीच का गैप, तो वही तो है फ्रैक्शन इनटू दोनों के बीच का गैप, तो हमेशा नेक्स्ट वाले में से उसको माइनस करते क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो अब आपको याद रहेगा कि जस्ट आगे वाले में से ही माइनस क्यों करते हैं, यूनिटरी मेथड समझने के बाद समझ में आ गई बात। अब आप परसेंटाइल भी निकाल सकते हो, परसेंटाइल में भी मैंने 2 3 कहा हुआ है निकालने को। परसेंटाइल में बस 100 कर देना है, P4 P28 P83, कोई एक हम कर देते हैं, कौन सा करें बताओ, P28 कर दें, ठीक है। P4 में फिर आप 0 वाला यूज करना, देखना कि क्या आ रहा है, मैच कर लेंगे, करेंगे तो तीनों ही, लेकिन अभी P28 हम कर रहे हैं, बाकी दोनों आपको करना है, फिर देखना है कि आपने सही किया या नहीं। P28 के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, 28th टर्म चाहिए हमें, सॉरी ये करेंगे 28 इंटू n प्लस 1/100 हो जाएगा बस यहाँ पर टर्म, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 7 प्लस 1/100। तो देखो ना कितना आ रहा है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन आपको सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। अभी तो हम लोग क्लास में साइंटिफिक यूज कर लेते हैं फास्ट के लिए। 8 इंटू 28, 224 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2.24, 2.24 टर्म। अब आपको पता है 2.24 टर्म के लिए क्या करना है, P28 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस 0.24 इंटू क्या करेंगे जल्दी बताओ, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म,
तो सेकेंड टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है चाहिए ना हमें। सेकेंड टर्म है 6 और थर्ड टर्म है 7। ये सब थोड़ा सबको इरेज कर देते हैं। सेकेंड टर्म है 6 और थर्ड टर्म है 7। 6 और 7 को यूज करना है। हम्म और 6 और प्लस 0.24 × 7 - 6, ये आ गया 6 + 0.24 × 1, तो यहाँ पर तो 6.24 ही आ गया। ठीक है, तो P28 मैंने निकाल दिया। अब आपको P4 निकालना है, और एक P80 कौन सा बताया हुआ है मैंने, 82 या 83। हाँ तो निकालो तीनों, दोनों निकालो, P4 और P83। 2 मिनट का समय देना, निकालो, जब हो जाए तो आप मुझे बताना। और रिकॉर्डेड वाले बच्चे आप पॉज करके निकालो, तो फिर आप थोड़ी देर बाद मैच करना। P4 का कितना बताया बच्चे आपका आ रहा है 0 पॉइंट। देखते हैं इस बार आपने सही किया या नहीं किया। 0.64, और इसका कितना आ रहा है 11.52। देखते हैं बच्चे कि सही आ रहा है या नहीं। P4 के लिए देखो, P4 के लिए करेंगे 4 × n + 1/100th टर्म। तो 4 × n कितना हो गया 7 + 1/100, तो 8 4 जा 32, तो 0.32th टर्म। तो 0.32th टर्म का मतलब होता है 0th टर्म प्लस 0.3 × फर्स्ट माइनस 0th टर्म। 0th टर्म तो 0 हो गया, 0.32। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 - 0। हाँ जी, इस बार तो आपका सही आया है, चलो सही हो गया। उसी तरीके से P83 निकालेंगे, तो P83 निकालेंगे तो 83 × n + 1/100th, n + 1/100th। तो ये आ गया 83 × n + 1, n + 1 इज 8, तो 8 × 83 divided by 100, that is 6.64। तो 6.64 पोजीशन चाहिए हमें, तो हम करेंगे 6th पोजीशन प्लस 0.64 × 7th - 6th। तो 6th और 7th पोजीशन पे क्या है, इसके लिए चाहिए होगा हमें डेटा। 6th और 7th, 6th पे है 15 और 7th पे है 18। 15 18 15 18, तो यहाँ पर 18 - 15th × 0.64 और प्लस 15, तो 15 प्लस में आ जाएगा 18 - 15 कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 × 0.64, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। 0.64 दैट इज़ 1.92, और इसमें ऐड कर देंगे तो 16.92। आपने क्या बोला था, कुछ और बोला था ना। 11 कम कैसे हो जाएगा बच्चा, नहीं 11 तो कम हो गया ना बच्चे, 7th टर्म से भी कम हो गया। हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो ये था इंडिविजुअल में। अब हम लोग करते हैं डिस्क्रीट में। ठीक है, तो डिस्क्रीट में हम ऑड या इवन सब जगह एक ही फॉर्मूला लगा देना है। हाँ जी बोलो। हाँ यही लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे डेटा पे, इसलिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में अब n+1 वाला ही चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्क्रीट में क्या है कि x और f हमें दिया रहेगा। मान लो एक क्वेश्चन अभी हम लोग फ्रेम कर रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रहे हैं, 2 3 7 9 12, ये है 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स। तो कोई भी पोजीशन वैल्यू निकालने के लिए हमें CF की जरूरत पड़ती है। CF कैसे निकालते हैं बच्चे, CF निकालेंगे और क्वेश्चन में वही है सब कुछ, मीडियन निकालो, Q1 निकालो, Q3 निकालो, और एक ही कोई डिसाइल निकालो,
D7 निकालो और P67 निकाल दो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, पोजीशन वैल्यूज के लिए CF की जरूरत पड़ती है हमें। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले में 5 आ जाएगा, फिर 5 + 4 9 आ जाएगा, 9 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 6 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 और 2 मिलकर के 20 आ जाएगा। और इधर अगर सम करोगे तो ये भी 20 ही होगा, यानी n की वैल्यू आ गई 20। अब मैंने आपको बताया था कि मीडियन का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, सीधा n+1/2। अब ये नहीं कि हाँ इवन है ऑड है इसका चक्कर नहीं लगाएंगे, सीधा n+1/2 कर देंगे। तो यह जगह 20 + 1/2 कितना हो गया 21/2, यानी कि 11.5th टर्म। हाँ तो देखो जरा, 9 के बाद 12 आ रहा है, यानी कि 10th 11th और 12th, ठीक है। तीनों पोजीशन पे क्या है 777 है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आप 11th पोजीशन लेते तो भी 7th ही आता है, 11.5 लोगे तो भी 11th और 12th का सम करके बाई 2 वही 7 ही आएगा, 12th लेते तो भी 7 ही आएगा, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डिस्क्रीट में। तो 11.5th टर्म लेंगे। 11.5 नहीं है तो उसे जस्ट बड़ा CF कौन सा दिख रहा है 12 दिख रहा है, ठीक है। जो सबसे पहला उससे बड़ा CF मिलेगा उसके सामने ही जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी हमारी मीडियन। समझ में आ रही है बात कुछ या नहीं? मीडियन हो गया 7। एक Q1 बता रहे हैं, इसी तरीके से आपको Q3 D7 और P67 तीनों आपको निकालना पड़ेगा। Q1 देखो कैसे निकलेगा, Q1 हो जाएगा n+1/4 टर्म। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इंडिविजुअल में पूरे सीरीज में काउंट करके पोजीशन से निकालते थे, डिस्क्रीट में CF में निकाल लेते हैं। तो n+1/4, n इज हाउ मच 20 + 1/4 टर्म। तो 21/4 कितना हो गया, दिमाग पे ज्यादा ना जोर देते हुए सीधा भी निकाल सकते हैं, 5.25th टर्म। अब 5.25th टर्म में बच्चे आपको पता है कि आगे बढ़ना पड़ सकता है हमें। आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जैसे डिवीजन में लगाते थे। वैसे हम लोग सीधा कहेंगे कि इसे जस्ट बड़ा CF कौन सा मिल रहा है, 5 से जस्ट बड़ा मिल रहा है 9th, उसके सामने का आप लिख दो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 9 भी लिख सकते हो, या और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर पे अगर जाना चाहते हो तो 5th + 0.25 × 6th - 5th कर सकते हो, ठीक है। तो 5th टर्म हमारे पास क्या है 2 है, प्लस 2.5, 6th टर्म क्या है 3 है, तो 3 - 2, तो ये आ गया 2 + 0.25, सॉरी 9 थोड़ी है 3 होगा ना यहाँ पर, CF 9 के सामने 3 देखेंगे, × 1, तो ये आ गया 2.25। तो जब कभी ऐसा बाउंड्री पे कुछ आ जाए ना, बाउंड्री पे अगर प्रॉब्लम आने लगे, बाउंड्री पे अगर आर्गुमेंट होने लगे, 5th यहाँ है 9th नेक्स्ट बाउंड्री में है। अब जैसे यहाँ पर क्या था 11.5 के आगे भी पीछे भी डेटा क्या था सेम था। 11.5 में एक पहले और एक बाद में हर जगह पे 7 7 था, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आप यहाँ पर भी वही डालते यहाँ भी वही डालते 0 आ जाता, तो फ्रैक्शन का ज़्यादा रोल था नहीं। लेकिन अगर ऐसा बाउंड्री पे कुछ स्ट्रगल वाली बात आ जाए, आर्गुमेंट वाली बात आ जाए, तब आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन वाला भी फॉर्मूला। समझ में आई बात? CF, हाँ, क्योंकि देखो ना 5th और 6th दोनों अलग अलग आ रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। 5th तक यहाँ पे आ रहा है तो 5th टर्म अलग है, 6th टर्म अलग है। तो जब दोनों टर्म डिफरेंट हो तब आप फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला ज्यादा सही है लगाना, तब हम ये वाला नहीं लगाएंगे। लेकिन जब 11.5 देख रहे थे तो 11.5 जो है 10 और 12 के बीच में आता है 11, तो 10 11 12 तीनों एक ही था, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी बात समझाने से अच्छा है कि सीधा यहीं पे अगर फॉर्मूला लगा देते, तो 11th + 0.5 × 12th - 11th करते। 11th टर्म क्या है बताओ, अगर फॉर्मूला लगा भी देते तो क्या दिक्कत है, बात तो वही निकल करके आती है ना। एक मिनट, 11th टर्म क्या है 7 + 0.5, 12th टर्म भी क्या है 7, 11th टर्म भी क्या है 7, देखो 7 - 7 0 नहीं हो गया। समझ में आ रही बात क्या बोल रहे थे, इसलिए 7 ही बच जाएगा। तो अगर टर्म्स आगे पीछे के सेम है तो फ्रैक्शन वाला लगाने का कोई मतलब नहीं है, सीधा भी आप लिख सकते हो।
अब इतना मत सोचो, लगा ही देना तुम फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, क्या हो जाए ज्यादा से ज्यादा ये जीरो ही तो हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको निकालना है Q3, D7 और P67, तीनों निकालो तो जल्दी से, 2 मिनट का समय देते हैं। एक का आया 14 और दूसरे का आया 14.7। ठीक है, जो भी आए, ठीक है ठीक है, देखते हैं। अभी D3 निकालते हैं हम लोग, D3 के लिए, सॉरी Q3 ना, Q3 के लिए क्या करेंगे, 3 × n+1/4 तो 3 × 20 + 1/4 यानी 5.25 का 3 टाइम्स कर देंगे, इसी का 3 टाइम्स हो जाएगा ना पोजीशन का, 3.75। तो देखना जरा 15.75 पे चेंज हो रहा है बच्चे, 15 और 16 सब क्या होने वाला है, 9 ही होने वाला है। तो फ्रैक्शन आप लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, लेकिन कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है, इसलिए डिस्क्रीट में बहुत कम चांस है कि कुछ आपको हाथ लगे। क्या आ जाएगा, 16th - 15th, तो 15th टर्म इज ऑल्सो 9 एंड 16th टर्म इज ऑल्सो 9, तो 9 - 9 गया 0, बच गया 9, ठीक है। Q3 आ गया 9, तो सही है। D7, अब D7 के लिए क्या करेंगे, तो 7 × n+1/10 करेंगे, तो 7 × n+1/10 करेंगे तो 7 × 20 + 1/10, तो कितना हो गया, 21/10 यानी कि 2.1, 2.1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट। तो इसमें भी आप वही करोगे, 14th टर्म प्लस 0.7 × 15th - 14, मेरे ख्याल से यहाँ भी दोनों सेम ही है, 15th और 14th। हाँ, 12 के बाद हर पोजीशन पे 9 9 है, तो यहाँ भी 9 ही आ जाना है, 9 + 0.7 × 9 - 9, तो फिर से 9 ही आ गया। D7 के बाद क्या निकालने को कहा था मैंने, P67, P67 निकालोगे तो 67 × n+1/100 करना पड़ेगा इस बार, तो n+1 यानी कि 20 + 1, 67 × 21/100th टर्म, तो 67 × 21, 67 × 21 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 14.07। ये भी मेरे ख्याल से सेम ही आएगा ना, हाँ, मतलब क्योंकि इतना बड़ा गैप है ना, तो उसमें वही आ रहा है, सब आसपास की वैल्यूज हैं, तो 14.07 कितना आ गया, देखो Q3 भी 75th पोजीशन, D7 भी 70, ये भी 67, तो 67 से 75 तक सब वैल्यूज मैच कर गए, तो यहाँ भी आ गया 9 + 0.07 × 9 - 9, 9 ही आ गया, सबकी वैल्यू सेम आ गई। क्या कोइंसिडेंस है, कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो गया, नहीं। चलो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में आ गया निकालना हमें क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल से सब कुछ आ गया निकालना, अब रहता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस में निकालना सीखते हैं बच्चे। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 5 7 6। तो यहाँ पे हम लोग पहले CF निकालेंगे, CF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 3 8, 8 7 15 और 15 6 21, 21 आ गया। अब यहाँ भी आपको मीडियन निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, अब D में कोई और ले लो, कौन सा ले लें, D8, और P में ले लो 59। एक निकालते हैं, देखो मीडियन, मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्लास ढूंढना पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ना कि पहले क्लास ढूंढो फिर उसके अंदर से वैल्यू निकल करके आएगी, फॉर्मूला इसका लंबा चौड़ा होता है। तो मीडियन का जब क्लास ढूंढोगे तो n/2th, क्योंकि मीडियन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए n/2th क्लास ढूंढेंगे सबसे पहले। n कितना है, 21 है, 21/2th यानी कि 10.5th क्लास। अब मुझे बताओ कि 10.5th वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 8 और 15 के बीच में है, तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया, 32 40, मीडियन क्लास हो गया 32 40। तो
फॉर्मूला जो है आपका, तो फॉर्मूला जो होता है मीडियन का, वो हो जाता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो L कितना है यहाँ पर, 30 है। n/2 क्या हो गया, n/2 जो n/2 रहता है वही रहेगा, n/2 यहाँ पर आ गया कितना, 10.5। सी एफ हमेशा पहले वाले क्लास का लेते हैं, सी एफ हमेशा कहाँ का लेते हैं, पहले वाले क्लास का, और एफ हमेशा हम उसी क्लास का लेते हैं। तो सी एफ में ले लेंगे 8 और एफ में ले लेंगे 7 और इंटू एच, एच कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये आ गया 30 प्लस 2.5 इंटू 10 यानी 25/7, कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3.57, तो 33.57। समझ में आई बात। तो पहले ना एक बार फॉर्मूला बनाना सीख लो, उसके बाद से 2 मिनट लगेगा फॉर्मूला बनाने में, उसके से ये चारों वैल्यूज आपको इसी क्वेश्चन में निकालनी है। तो पहले फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। आप अपने नोटबुक में एक पेज, फुल पेज लेना, बीच से स्टार्ट मत करना, 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर लेना। यहाँ पर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए एक ही फॉर्मूला काम करता है, और इधर कॉन्टिन्यूअस। टेक्निक क्या है, ध्यान से सुने। मीडियन, मीडियन के लिए हो जाता है n+1/2th टर्म। यहाँ पर सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ता है n/2th क्लास, और जब क्लास मिल जाए तब फॉर्मूला लगेगा मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, अब देखो क्वार्टाइल के लिए क्या हमने पढ़ा है, n+1/4th टर्म। इधर क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल सबसे पहले क्लास ढूंढना पड़ेगा, हर चीज का क्लास होगा कॉन्टिन्यूअस में, वो वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, पहले क्लास ढूंढना पड़ेगा। और ये देखो ना 33.57 इसी क्लास में लाई कर रहा है ना। 30 और 40 के बीच में कौन सी वैल्यू हमारी मीडियन थी हमें नहीं पता था, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ा। वैसे ही पहले क्लास ढूंढो, फिर उसके अंदर से वैल्यू आएगी फॉर्मूला लगा करके। तो यहाँ हो जाएगा n/4th क्लास। कुछ आप नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे होगे कि इसमें हर जगह +1 मैम कर रही है, लेकिन यहाँ नहीं हो कर रही। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में +1 नहीं आएगा, सीधा आएगा वैल्यू, ठीक है। और फिर Q1 जब वैल्यू निकालोगे तो L प्लस, अब L कौन सी वैल्यू होगी Q1 के लिए, लोअर वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और n/4 हो जाएगा माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एस। समझ में आ रहा है फॉर्मूला लिखना। अब Q3 के लिए आप बताओ, Q3 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए तैयार रहना। Q3 क्लास के लिए क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। थ्री कौन बोलेगा, फिर Q3 के लिए फॉर्मूला ये ट्राई करो, L प्लस n/4 की जगह 3n/4। देखो ना इसमें चेंजेस आता रहता है, n/4 n/2 n/4 3n/4, यही तो वैल्यू बदल रही है ना। माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब डिसाइल का कोई एक ही लिख देते हैं, D7 के लिए 7 इंटू n+1/10 कर देंगे। तो यहाँ पे पहले D7 क्लास ढूंढना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेना, डिसाइल में तो होंगे 10, लेकिन कोई एक से ही समझ जाओगे आप। 7n/10th क्लास, और D7 जब निकालेंगे तो L प्लस 7n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। D7 के बाद से कोई भी ले लो, एक P77, तो 77 इंटू n+1/100th टर्म। यहाँ पे P77 क्लास ढूंढेंगे, तो ये आ जाएगा 77 n/100th क्लास। और फिर P77 वैल्यू को निकालने के लिए उसी क्लास की लोअर वैल्यू इंटू 77 n/100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच।
तो आप फॉर्मूला बनाना तो आप सीख गए हो, सीख गए ना फॉर्मूला बनाना। तो मैंने इसी के लिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बताया है ताकि आप अपना दिमाग लगा करके और कॉन्टिन्यूअस में Q1 Q3 D8 P59 ये 4 वैल्यू आप निकाल सको। तो निकालना जरा, फॉर्मूला आप दिखला दें। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है? ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है सब कुछ एक ही फ्रेम में लेते आए तो। ठीक है, तो आप यहाँ अगर दिख रहा है तो कर लो, और नहीं दिख रहा है तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको बड़ा कर करके आप अपना कर सकते हो। तो इसको करो, और जब तीनों की वैल्यू आ जाए तो फिर मुझे बताना, फिर करेंगे, फिर आप मैच करना। क्लास चेंज होगा ना, जैसे देखो आप निकालोगे Q1, एक मिनट, आप निकालोगे Q1, निकालना चाहते हो तो पहले Q1 का क्लास ढूंढना पड़ेगा बच्चे, n/4। सेम क्लास हर जगह थोड़ी यूज होगा। n कितना है? 21 है। 21/4 करोगे कितना आ गया? 10.5 का हाफ, 5.25 टर्म। अब 5.25 टर्म किस में लाई करेगा? अब क्लास बदल गया, तो L वैल्यू हो गई 20। तो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना हो गया? 20, दिख रहा है 20। CF पहले वाली क्लास की लेंगे और फ्रीक्वेंसी उस क्लास की लेंगे, तो पहले वाले क्लास का 3 और इस क्लास का 5, तो 20 प्लस n/4 इज हाउ मच? 5.25 माइनस CF पहली वाली लेंगे 3, F उसी क्लास की लेंगे 5 इंटू ले लेंगे गैप 10। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, कितना आ गया? 3.25, तो 32.5/5 आ गया। सॉल्व करके 5 6 जा, कितना आ गया? 26.5 आ गया शायद। हाँ, तो इस अब समझ में आ गया। सेम क्लास नहीं आएगा, सेम क्लास आ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी ये कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्लास को हम लोग चूज करेंगे। ओके, तो चलो अब Q1 तो मैंने निकाल ही दिया, अब आपको सिर्फ 3 निकालना है, Q3 D8 और P59। निकालो जरा। तो देखो बच्चे, मैंने D8 मतलब 8th डेसाइल और 59th परसेंट। हाँ बोलो। अच्छा, Q3 भी दिया था, ठीक है, Q3 का भी देखना है। तो चलो देखते हैं Q3 का। Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल होता है बच्चे, तो Q3 निकालना है तो 3n/4 हो जाएगा वहां तक। तो Q3 क्लास सबसे पहले ढूंढेंगे, तो 3n/4 क्लास। n की वैल्यू कितनी थी? 21। हाँ, मुझे वैल्यूज बताते रहना। 21 इंटू 3 कितना हो गया? 63, और 63/4 दैट इज 15.75। ठीक है, तो Q3 की वैल्यू के लिए सबसे पहले क्लास तो ढूंढो, 15.75 किस क्लास में लाई कर रहा है? 15 से आगे निकल गया ना? हाँ, 40 to 50 हो गया, 40 to 50। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे L प्लस 3n/4 माइनस क्या लिखते हैं? CF, पहले वाले प्रीवियस क्लास की CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना हो गया? ये जो क्लास है हमारा, इसी में कहीं ना कहीं पर Q3 छुपा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा 40 to 50 वाले में। और ये है 6 F की वैल्यू, और ये हो गई CF की वैल्यू। हमेशा पहले वाले क्लास का CF डालते हैं और उस क्लास का F डालते हैं। तो 40 to 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 40, लोअर वैल्यू 40 प्लस ये तो आया ही हुआ है 15.75 माइनस CF कितना था बताना? CF है 15 और F हो जाएगा 6। CF है 15 और F हो जाएगा 6, और हाइट तो पूरा 10 ही लिया है मैंने 40 to 50 वाले में। तो ये आ गया सॉल्व होकर के 40 प्लस 0.75 यानी कि 7.5/6। कैलकुलेटर का हेल्प ले लेंगे, 7.5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1.25। पूरा सॉल्व होकर के आ गया 41.2। यही आया था आपका भी आंसर? ठीक है, अब Q3 के बाद है D8 और P59। आया ही होगा सही। D8 के लिए आपने किया होगा 8n/100, जल्दी जल्दी बताते चलना।
तो 8 × 21/100 कितना आ गया था, जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा, वही लास्ट वाला ही क्लास आएगा जब 15.7। हाँ, तो वहाँ पे भी 40 प्लस 16.8 माइनस 15/6 × 10 कर देंगे, यही आ जाएगा। D8 के बाद है आपका P59। तो P59 में भी बचे 59 × n/100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 59 × 21/100। कितना आया ये, 59 × 21, 12.39। ये पहले वाले क्लास में आएगा शायद, हाँ 15 से पहले, मतलब ये वाला हो गया हमारा क्लास 30 to 40 वाला। और इसके लिए CF लेंगे बच्चे 8 और F लेंगे 7। 8 7, अरे यार स्क्रॉल हो जा, 8 7 वैल्यू भूल जाएंगे इसलिए लिख लेते हैं 8 7। और क्लास कौन सा है, 30 to 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा L प्लस 59n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L है हमारा 30 प्लस 59n/100 हो गया 12.39 माइनस CF ले लेंगे 8, F हो जाएगा 7 इंटू H। इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस में हम लोग कोई भी पोजीशन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस में वैल्यूज निकालना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे मैंने असाइनमेंट में दे रखे हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मान लो ये सैलरी स्लैब है, ठीक है, सैलरी स्लैब है 10,000 to 20,000, 20,000 to 50,000, और फिर है 50K to 100K, फिर है 100K to 200K, मतलब 100K कितना हो गया, लाख ही हो गया। तो 1 लाख to 2 लाख, और ये हो गया 2 लाख एंड अबव। और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, किसी सिटी का होगा या किसी कंपनी का है, जिसका भी है सिटी का ही होगा, मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अभी तो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन जब कंट्री का होता है तो फ्रीक्वेंसी लाखों करोड़ों में होता है। यहाँ पर मान लो 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 40 पीपल है, और यहाँ पर 10 पीपल है। हम ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट, इसमें आपको सबसे पहले निकालना है मीडियन। ये क्वेश्चन आप घर पे करोगे, ये होमवर्क में दे रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो डिस्कस करना है। मीडियन Q1 Q3 P27 और D9। सेकेंड है गवर्नमेंट, जो मान लो हमारे कंट्री में वॉर छिड़ गया, इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग आ गए सामने में। अब इंडिया को फंड की ज़रूरत है, वैसे तो इंडिया काफ़ी बड़ा है, ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन अगर हम लोग उल्टा या चलो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही फंड की दिक्कत पड़ गई, उनको तो हमेशा रहती है, अब उन्हें हथियार मंगाने हैं, बम गोले मंगवाने हैं, पैसा ही नहीं है। अब वो क्या कर रही है कि वो एक पॉलिसी बना रही है कि अपने ही कंट्री के लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगी। ये सब इमरजेंसी सिचुएशन में अलाउड होता है, किसी भी कंट्री की अपने डोमेस्टिक पॉलिसी में आता है कि अगर उसे ज़रूरत है सरकार को किसी भी फंड की, तो वो अपने कंट्री के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, एक्स्ट्रा इमरजेंसी रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ रेवेन्यू, और गवर्नमेंट अपना डिसाइड कर रही है कि भाई कितना % तक लेने से हमारा काम चल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग टू कलेक्ट टैक्स, टैक्स टैक्स फ्रॉम इमरजेंसी टैक्स फ्रॉम 20% पीपल। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम सैलरी टू पे टैक्स, मतलब कितने सैलरी वाले लोगों के लिए टैक्स देना इसमें पड़ेगा, वो निकालना है। थर्ड है
मान लो कि कंट्री को बहुत ज़्यादा इस बार जीडीपी उसका बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बहुत ज़्यादा सब कुछ प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी आ गई। अब वो छूट भी देना चाहती है, टैक्स में छूट देना चाहती है। तो रिबेट, टैक्स रिबेट टू 30% पीपल, मतलब अगर 30% लोगों को अगर राहत दे दे टैक्स कलेक्शन से तो भी हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा कंट्री के लोगों के बेनिफिट के लिए भी होगा। सिर्फ गवर्नमेंट या कंट्री जो होती है वो अपने लोगों को ही मतलब क्या कर रही होती है, रूल कर रही होती है, अपने ही लोगों के बारे में सोचती है। अगर कंट्री को फायदा होगा तो कंट्री के लोगों को ही फायदा होगा। अगर कंट्री को कुछ नुकसान हो रहा है या इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो वो इमरजेंसी भी सिचुएशन कौन लोग मतलब उसको फेस करेंगे, कंट्री के पीपल ही फेस करेंगे। तो ये तो बच्चे आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, ये, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोई आइडिया? हाँ जी बच्चे, कोई आइडिया? देखो ध्यान से, अगर सैलरी लेनी है, सैलरी को हम अरेंज करेंगे, और अगर 20% लोगों से अगर रेवेन्यू कलेक्शन से हमारा काम चल जाएगा तो हम पहले अमीर लोगों से टैक्स लेंगे 20%, गरीब लोगों से टैक्स, क्योंकि कंट्री की इमरजेंसी नीड आ गई है। गरीब लोगों से टैक्स लेंगे तो बेचारे गरीब तो मर ही जाएंगे। तो कंट्री सब जो टॉप बिजनेसमैन होते हैं या जो भी होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनसे लेती है टैक्स। तो टॉप 20% लोगों से टैक्स लेगी, यानी इनिशियल से हम किस पोजीशन तक पहुंचेंगे, कोई बता सकता है मुझे? P80 निकालना होगा हमें, 80th परसेंटाइल, या एक एक मिनट, या फिर आप D8 भी निकाल सकते हो। ध्यान से सुनो, जब भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना होता है या कुछ भी नया करती है तो वो रिचेस्ट सैलरी स्लैब को पहले टारगेट करती है। पहले अमीर लोगों से पैसे लेंगे ना, कोई भी फंड या कुछ भी इकट्ठा करना होता है गवर्नमेंट को तो पहले वो बर्डन किस पे देती है, रिच क्लास पे देती है, क्योंकि उनके पास फंड है। वहां से लेंगे तो उन पे बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। गरीब लोगों से लेंगे तो बेचारे गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो कंट्री कभी भी नहीं चाहती अपने ज्यादा मास पीपल को अफेक्ट करना, कुछ थोड़े से को अफेक्ट करने से काम चल जाएगा तो उनको करती है। इसलिए आपको इसमें बस ये समझना है कि इधर से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा 20%, स्टार्टिंग से नहीं। तो 20% अगर आप इधर से करते हो तो इसका मतलब है कि आप निकाल रहे हो P80, क्योंकि इस साइड से वो 80% कंसीडर होगा। समझ में आई बात? अब मान लो कि P80 अगर आता है 70,000, इसका मतलब है जिनकी भी सैलरी 70,000 से ऊपर है उन सभी लोगों को इस बार इमरजेंसी टैक्स पे करना है। समझ में आ गई बात? तो मिनिमम से, हाँ हाँ जी पूछो। नहीं, आपको 20% निकालना थोड़ी है, ये तो लॉजिक समझने के लिए मैंने बताया। आपको तो सिर्फ P80 ही फाइंड आउट करना है, P80 निकालना है। एक एग्जांपल मैंने दिया कि वो मान लो 70K आ गया, वो क्या आएगा वो आपको निकाल करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है, ठीक है? अब इसमें बताओ, अब जब मैंने वो हिंट दे दिया तो अगर रिबेट देना है, अगर गवर्नमेंट को राहत देना होता है या कुछ किसी के अकाउंट में पैसे, अभी जो मोदी गवर्नमेंट जो इतना सब कुछ सबके अकाउंट में भेज रही थी, गरीबों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, वो कहाँ से भेजती है? कंट्री को फायदा होता है जीडीपी में, थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने लोगों को। तो कैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या अमीरों को देती है या गरीबों को देती है टैक्स रिबेट या जो भी होता है फैसिलिटीज? पहले गरीबों से स्टार्ट होता है। वेरी गुड। यानी कि रिबेट जब भी मिलेगा तो इनिशियल के 30% पीपल को रिबेट मिलेगा, यानी हमें किस पोजीशन पे पहुंचना है, P30 पे पहुंचना है। तो जो P, हाँ, तो P30 की वैल्यू जो भी आएगी वो निकालना है, और फिर एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है कि द पीपल हुज सैलरी आज लेस देन एंड इक्वल टू P30 दे आर गेटिंग रिबेट ऑफ दिस परसेंट। उनको इस बार टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, या इस बार कम ही टैक्स पे करेंगे तो भी काम चल जाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में अगर उन्हें सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन कहाँ से करते हैं, टॉप से सिलेक्ट करते हैं ना, टॉप से सिलेक्ट करते हैं। अगर उन्हें 40% बच्चों का ही सीट है तो वो टॉप से 40% बच्चों का सीट लेंगे, और ये जो मिनिमम सी आएगा दैट इज कॉल्ड कट ऑफ मार्क्स। मान लो कि 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स छोड़ दो, कुछ और ले लेते, 100 पे तो आप परसेंटेज आसानी से निकाल लेते हो ना। 120 मार्क्स का CUET PG का पेपर हुआ,
उसमें से उन्हें टॉप 40% बच्चों को ही सिलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा सीट उनके पास नहीं है। तो उसमें से अगर ये गया 112 गया, यानी कि P60 आ गया, अगर 112, यानी जिनके भी मार्क्स 112 से ऊपर आए हैं उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और DSE में मतलब डी स्कूल में एडमिशन भी हो गया। समझ में आई बात? इस तरीके से कट ऑफ निकाला जाता है। ओके बच्चे, तो ये सारी बातें हैं। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे पोजीशन वैल्यूज निकालने में, वो लॉजिक आपको खुद अपने ब्रेन से सोचना पड़ेगा। तो कब इनिशियल से निकालना है या फिर लास्ट से निकालना है, वो आपको दिमाग अपना खुद लगाना है। तो ये तो हो गई पोजीशन वैल्यूज। आज अब हम लोग मोड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमें क्लास में प्रैक्टिस करना पड़ा, और हमारी आगे मोस्ट अवेटेड चैप्टर 2 की डाउट क्लास भी होने वाली है, तो आज समय ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास, आज क्लास का नंबर 3 था ना, नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4 एंड दैट विल बी हेल्ड टुमारो, और हम लोग उसमें करेंगे चैप्टर 2 में मोड करेंगे। मोड तो जल्दी हो जाता है, मोड के बाद एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड करेंगे, फिर हमारा एवरेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद से कल ही हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में यस, तो आपके पास एक नंबर है 9311377321। यहाँ पर आपको मैसेज करके क्लास के लिए पूछना है। वैसे हम लोग खुद ही आपको सारे क्लासेस के लिंक भेज देते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक भेजते हैं। मेरा उस पर अभी चैप्टर 2 जो भी मैंने रिसेंट लिया है न्यू वीडियोस, चैप्टर 2 के सारे वीडियोस जो 6 वीडियोस जो होंगे वो आपके यूट्यूब पे गए होंगे, ठीक है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। मैथ्स के और स्टैट्स के तो अभी 1-2 क्लास के वीडियो जाने, स्टैट्स तो ज़्यादा नहीं हुआ है, क्लास 4 से अभी नेक्स्ट क्लास में होना है, तो 3 क्लासेस हैं, इनकी भी 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब कैसे मिलेगी? जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको इसी नंबर पे क्या करना है, चैट करते रहना, मैसेज करते रहना है। आपको आसानी से मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे पूछो, यहाँ से आपको हेल्प किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी राइट वे क्लासेस का अगर यूट्यूब चैनल सर्च करोगे ना, उस पर नए वीडियोज आ जाएंगे डेट के हिसाब से जो भी अपलोड किया जाता है। आप समझ जाना न्यू वीडियोज ये है, आप वो खोल करके देख लेना, तो फिर बैक टू बैक आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी आपको कल की क्लास के लिए, क्योंकि कल हमारी स्टैट्स की क्लास होगी, ये टोटल 3 वीडियोस देख लोगे तो कल वाले क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस वीक के बाद अब सब कुछ सेटल होने वाला है। मैथ्स और स्टैट्स की दोनों की क्लास लगेंगी अब रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोग डिसाइड करके बताना कि रोज मैथ्स और स्टैट्स की क्लास लगानी है, या मतलब एक दिन मैथ्स एक दिन स्टैट्स, MWF TTS करना है, या 3 दिन ही दोनों की क्लास लगानी है, मतलब सिर्फ MWF आपकी क्लास होगी, मैथ्स उसके बाद से स्टैट्स। तो ज्यादा ड्यूरेशन की क्लास रखना चाहते हो या रोज 1.5 आवर की क्लास रखना चाहते हो, इस पे हम लोग नहीं तो अच्छा आप मतलब अच्छा, कुछ बच्चे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम 3 दिन ही ट्यूशन रखो, फिर 3 दिन हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, तो उस केस में 6 to 7:30 और फिर 7:30 से 9 इस तरीके से क्लास होगी। और आप लोग कहते हो डेली, तो फिर डेली हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो क्लास लेना ही है सेम 1 और सेम 3 का, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लेते हैं, सैटरडे को टेस्ट लेंगे और सैटरडे को सभी बच्चों का व्यू जान करके उसके बाद से मंडे से हमारी फुल फ्लेज क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। MWF में मैथ्स होगा, TTS में स्टैट्स होगा, ठीक है। ओके बच्चे, देन सी यू बच्चे टुमारो, बाय बाय। और अगर कोई डाउट है या कुछ है तो बच्चे रुकेंगे अभी क्लास में, नहीं तो हमारी स्टैट्स की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय।